आप सबको नमस्कार करता हूं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिनका मैं बहुत आदर करता हूं। खुद भी मेरे बड़े भाई के समान हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई होने के अलावा जो उनकी चीज़ें हैं वो उनको बहुत बड़ा व्यक्ति बनाती हैं। वो एक बड़े सोशल वर्कर हैं, वो एक बड़े ब्रॉडकास्टर हैं, वो एक बड़े साहित्य प्रेमी हैं और तमाम सारी क्वालिटीज़ उनके भीतर हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर ये हैं कौन? तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बातें सुनकर के हर आदमी कहता है वंस मोर, एक बार और, एक बार और। तो मैं आज आपकी मुलाकात करवाता हूँ श्री आत्म प्रकाश मिश्र जी से। आत्म प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं एक बार और कैमरे की तरफ देखूंगा। आत्म प्रकाश मिश्र जी दूरदर्शन में सीनियर प्रोड्यूसर हैं, लेकिन उससे अलग हटकर वो बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, साहित्य प्रेमी हैं। हम उनसे ऐसी बातें करेंगे कि आपको आनंद आएगा। उनके बचपन में झांकेंगे, उनकी जवानी के कुछ तजुर्बे हासिल करेंगे, उनकी जो जिंदगी में कुछ घटनाएं अच्छी अच्छी घटी वो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आत्म प्रकाश मिश्र वो व्यक्ति हैं जिनकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती है। मुझे याद पड़ रहा है कि लखनऊ के योगेश प्रवीण जी जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने 20 साल पहले 25 साल पहले कहा था, आत्म प्रकाश अगर मैं लखनऊ की कलम हूँ तो तुम लखनऊ की आवाज़ हो। तो आइए हम लखनऊ की आवाज़ आत्म प्रकाश मिश्र जी से बात करते हैं, जो इस समय दुनिया की आवाज़ बन चुके हैं। भाई साहब आपको प्रणाम करता हूँ और आपके पैर छूता हूँ। आप खूब खुश रहिए। आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि जिससे हम आपसे बात कर सकें, क्योंकि आपसे बात करना बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे आपके सामने जाओ तो आधी शक्ति निकल जाती हो, तो आप आधी शक्ति न निकलने पावे, इसका आशीर्वाद दीजिए। और हम चाहेंगे कि कुम्हरावा जो एक शब्द है, जो एक गांव है, लेकिन एक संस्कृति है और एक संस्कार है। कुम्हरावा अवध क्षेत्र का बहुत फेमस गांव है। आप वहीं से अपनी कुछ बात शुरू कीजिए। नहीं, कुम्हरावा से करीब 10 किलोमीटर आगे और बढ़े अगर हम, तो वहाँ पर हमारा पैतृक गांव है। उसका नाम टिकरा है। वो बाराबंकी जिले में होता है, तो हम लोग वहाँ के मूल निवासी हैं। लेकिन मेरा बचपन की अगर हम बात करें तो वो प्रतापगढ़ में गुजरा। प्रतापगढ़ में मैं पैदा हुआ। प्रतापगढ़ पूर्व दिशा में स्थित एक गाँव, एक जिला है जहाँ मेरी पैदाइश हुई प्रतापगढ़ में, और 10वीं तक मैंने वहीं पढ़ाई की। तो बहुत सुखद स्थितियां हैं, बहुत सुखद स्मृतियां हैं। नहीं, तो प्रतापगढ़ में आप पैदा हुए, आखिर प्रतापगढ़ मतलब प्रतापगढ़ क्या पिताजी प्रतापगढ़ में थे? क्या था पिताजी अध्यापक थे। और प्रतापगढ़ में प्रसार अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र नाम की एक संस्था थी, जो पूरे प्रदेश में जो कृषि के टीचर्स हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। तो वहाँ वो प्रवक्ता थे, पढ़ाते थे। वहीं जिला महिला चिकित्सालय में मेरा पदार्पण हुआ। और हम आपसे जन्म का वर्ष नहीं पूछेंगे, क्योंकि आजकल जमाना बदल चुका है, पुरुषों से भी उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी तो बस, लेकिन वहीं जिला महिला चिकित्सालय में मेरा जन्म हुआ। बचपन बहुत अच्छा गुजरा। जैसा आप बात कर रहे थे, तो सरस्वती शिशु मंदिर प्रतापगढ़ में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। और एक बहुत दिलचस्प वाकया है सर्वेश, आप अनुमति दें तो मैं सुनाऊं। नहीं, मैं तो इसीलिए आया हूँ आपके पास। शिशु मंदिर में मैं पढ़ता था, सरस्वती शिशु मंदिर में। वहाँ भैया और बहन कहा जाता था वहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को। और वहाँ बेला होती थी, पीरियड नहीं होता था। प्रथम बेला, द्वितीय बेला, तृतीय बेला। तो एक बेला संगीत की भी होती थी। तो मैं कक्षा तृतीय या चतुर्थ में रहा हूँगा। तो मैंने यानी कक्षा 3 या 4 जी। तो मैंने अपनी माँ से सवेरे कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, विद्यालय, मेरे पेट में दर्द है। तो उन्होंने मुझे अनुमति दे दी, लेकिन कहा कि भाई ठीक बात है, तुम मत जाओ, लेकिन घर में तुम वैसे ही पढ़ाई करोगे जैसे तुम्हारी विद्यालय में बेला होती है। अच्छा। मुझे रेडियो का बहुत शौक था। लेटे लेटे गाने सुनने के लिए मैं अपने घर में बहुत विख्यात था। मेरे बड़े भाई बहन मुझ पर हंसते थे, इसे जब देखो लेटे लेटे गाने सुनता रहता है। तो मैंने फिर लेटे लेटे गाने सुनने की प्रक्रिया शुरू की। थोड़ी देर के बाद मेरे माता जी ने मुझे देखा, टोका कि क्या कर रहे हो, तुमको पढ़ाई करनी थी, तुम लेटे लेटे गाने सुन रहे हो, विविध भारती सुन रहे हो। तो मैंने कहा कि नहीं, इस समय अब मेरी समझ में नहीं आया कि क्या कहें। तो मैंने कहा कि मम्मी, इस समय मेरी संगीत की बेला चल रही है। क्या यानी बच्चा जो है वो शुरू से ही जो है बहानेबाज होता है। ये आत्म प्रकाश जी ने बताया कि ये भी आम बच्चों की तरह थे, जो अपनी माँ बाप से बहाने बनाता है और न पढ़ने के तरीके ढूंढता है कि नहीं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो संगीत की बेला के साथ जो मेरी मोहब्बत थी वही मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। आप देखिए कि मैंने रेडियो में नौकरी की और रेडियो सुनने की नौकरी मुझे मिली। कभी कभी ये होता है कि हम किसी को देखते हैं और हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। कभी कभी हम किसी को सुनते हैं तो हम उसके जैसा बोलना चाहते हैं। मुझे लगता है आत्म प्रकाश जी रेडियो को सुनते सुनते उनके भीतर ये महसूस हुआ होगा कि वो रेडियो में बोलें,
तो आप चलिए हम यहीं से आते हैं आपके पास कि जब आपके मन में रेडियो को लेकर के था कुछ कि रेडियो में बोलें, तो आप रेडियो में पहुंचे कैसे? भाई मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं रेडियो में नौकरी करूंगा। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं लाइफ को। शिशु मंदिर से बड़ा हुआ, 10वीं की, 12वीं किया, लखनऊ आ गया, ग्रेजुएशन किया और उसके बाद परास्नातक किया, एमकॉम किया अप्लाइड इकोनॉमिक्स में। मेरे बड़े गहरे दोस्त थे, वो उस समय ही वो किसी मोहब्बत में मुब्तला थे। अच्छा। उनकी गर्लफ्रेंड थी। अच्छा। उनको नौकरी चाहिए थी, तो उन्होंने अच्छा। नौकरी के लिए अप्लाई किया और अप्लाई करने के साथ उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप भी अप्लाई करिए। हाँ। तो उन्होंने मुझे मेरा पैसा भी उन्होंने जमा कर दिया। अच्छा, अच्छा। हम दोनों परीक्षा देने गए, रेडियो में अप्लाई करवाया? रेडियो में ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, हाँ। और उनका नाम मैं नहीं लूंगा। मत उसके लीजिए। बाद जो है वो फेल हो गए और हाँ। मैं पास हो गया। हाय, उनको नौकरी चाहिए थी, उनको शादी करनी थी, हाँ। क्योंकि वो मोहब्बत में हाँ, पड़े हुए मुब्तला थे उससे। मुब्तला थे। हाँ। तो वो फेल हो गए, उनको नौकरी नहीं मिली, मैं पास हो गया, मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर वो भारतीय वायुसेना में चले गए, वो इस समय बड़े पद पर हैं, ग्रुप कैप्टन अच्छा। हैं। इन टाइम टू कम फिर मेरा सिलेक्शन भी 3-4 जगह हुआ, लेकिन पता नहीं रेडियो जब मैंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन तो मैंने उस व्यक्ति अपने दोस्त की वजह से किया। वो परीक्षा दी, कानपुर जाके रिटन एग्जाम दिया, फिर इंटरव्यू देने के लिए हम गए कमीशन से, रिटन एग्जाम में सब कुछ हुआ। लेकिन वो जब मैं रेडियो मैंने ज्वाइन कर लिया, फिर मुझे लगा आकाशवाणी लखनऊ, फिर मुझे लगा कि शायद यही वो जगह जहाँ अच्छा। मुझे काम करना चाहिए। ये सन कौन सा था? 1988। 88। मैं आपको बताऊं, मुझे याद आ रहा है कि लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र में मैं युवाणी में जाया करता था। वहाँ पर एक प्रोड्यूसर थे डॉक्टर सतीश ग्रोवर, उन्होंने मुझे युवाणी के लिए बुलाया था। अभी मैं बहुत बड़ा राज खोलने वाला हूँ। तो मैं उसमें स्टूडियो में पहुँचा, अंदर मैं बैठा हुआ था, कविताएं पढ़नी थी मुझे, और शीशे के उस तरफ एक यूथ दुबला पतला सा और लेकिन बड़ा आकर्षक सा व्यक्तित्व था, वो रिकॉर्ड कर रहे थे। अचानक उन्होंने हाथ से इशारा किया ऐसे, यानी रुको, तो हम रुक गए। फिर वो अपने दरवाजे से निकल के फिर उसके अंदर आए उस दरवाजे में, और हमसे बोले कि सर्वेश जी आप अपना जो मुंह है, यानी बोल ये जो है, इसको माइक के पास रखिए, आप थोड़ा हट जाते हैं जिससे आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं आपको बताऊं, वो जो युवक था वो आज मेरे बगल में बैठा हुआ है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। वो आत्म प्रकाश मिश्र जी थे, लखनऊ आकाशवाणी केंद्र में। नहीं, आकाशवाणी वाज माय फर्स्ट लव। 11 साल 1988 से 1999 तक मैं आकाशवाणी में रहा, लखनऊ में रहा, लद्दाख में रहा। वो मेरा पहला प्यार था। आज भी दिल्ली दूरदर्शन में रहा हूं। अच्छा, आपने अभी फर्स्ट लव कहा, ये फर्स्ट लव तो आकाशवाणी से हो गया, लेकिन क्या आपकी जिंदगी में फर्स्ट लव आया कभी? नहीं, जो फर्स्ट लव आया वही मेरी पत्नी है। लव की अगर बात करें, लेकिन बीच में उतार चढ़ाव होता है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं सारे दर्शकों, इनको फर्स्ट लव भले हमारी आदरणीय शोभा जी से हुआ, भाभी जी से, लेकिन इनको फर्स्ट लव लेटर जो है शोभा भाभी ने नहीं लिखा था। फर्स्ट लव लेटर इनको कहीं और से आया था। हम चाहते हैं आज वो राज ये खुद खोले, नहीं तो मैं बता दूंगा। 1983 की बात है, मैं 12वीं में पढ़ता था। तो उस जमाने में धर्मयुग एक पत्रिका छपती थी। तो धर्मयुग में एक लास्ट में ऑलमोस्ट अंत में जाए तो एक कॉलम छपता था, आप बीती कहानी किशोरों की जुबानी। तो किशोरों के साथ कोई घटना हुई हो लिखकर भेज सकते थे। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी, वो लंबी घटना नहीं बताऊंगा, राइफल गलती से चल गई थी तो वगैरह वगैरह। तो वो मैंने लिखकर भेजी, वो छपी, फोटो मेरी छपी। और उसके बाद करीब 20-25 दिन के बाद मुझे पत्र मिला। वो पत्र लिखने वाली एक महिला थी, मतलब अब तो महिला होंगी, उस समय वो लड़की रही होगी, तो वो नाम मैं क्या लूं, लेकिन वो पत्र का मुझे पता अभी तक याद है। अच्छा, वो पत्र पश्चिम बंगाल से आया था, जिला दार्जिलिंग था, और जगह का नाम था सुखिया पोखरी। अच्छा। सुखिया पोखरी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल से एक लड़की ने मुझे एक लव लेटर टाइप की चीज लिखी थी। अच्छा, तो मुझे पढ़ बड़ा रोमांच हुआ। तो हमको लगता है कि उस पत्र ने ही इनके भीतर लव की ज्योति जलाई थी, और फिर ये उस पत्र की जो आभा थी सामने, उससे शोभायमान हुए और फिर ये शोभा भाभी की तरफ मुड़े। हम चाहते हैं कि आपका ये वाला जो पक्ष है, जो आप शोभा भाभी की तरफ मुखातिब हुए, वो आपको कहाँ मिली, कैसे लव हुआ, आप आज खुल के बता ही दीजिए। लगता है जिंदगी में कभी कभी कि मतलब अपनी जिंदगी में जो जीवन साथी आए वो अगर अपने मुताबिक हो, अगर मेंटल कंपैटिबिलिटी आपकी उससे अच्छे से हो तो जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। मैं कानेकुब्ज ब्राह्मण हूँ, 20 बिस्वा का। हम 6 भाई बहन हैं, हमसे बड़े 5 भाई बहन हैं। उन 5 की शादी जो हुई वो कानेकुब्ज ब्राह्मणों में हुई, और बिस्वा से कभी कॉम्प्रोमाइज
पापा मम्मी ने नहीं नहीं किया, किया। सबके 20 थे। जी। तो जब मेरा नंबर आया, मैं 6ठे नंबर पे था, जी। तो वहाँ बिस्वा ही नहीं थे जहाँ मुझे शादी करनी हाँ, थी। हाँ, हाँ। तो मैंने हाँ, तो इसका बाहर थे। राज खोला अपने बड़े भाई से, हाँ, हाँ। गुड्डू भैया से। हाँ। तो उन्हें मैंने बताया गुड्डा से कि मतलब ऐसा है कि ये मेरे साथ हम लोग विश्वविद्यालय में जी, समकालीन थे। जी, जी, मैं जी। एमकॉम कर रहा था, एमए कर रही थी। हाँ, हाँ। हमारी रुचियां एक जैसी थी, सांस्कृतिक गतिविधियों में हम हाँ। साथ साथ हिस्सा लेते थे। बहुत अच्छी दोस्ती हमारी रही है और अभी भी थोड़ी बहुत बची हुई है। अच्छा, दोस्ती अभी भी है। तो हम साथ साथ जो है हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और कल्चरल फेस्टिवल्स में हिस्सा लेते थे। तो 4-5 साल बड़ी अच्छी दोस्ती रही हमारी। फिर ऐसा मुझे लगा कि दिस इज द पर्सन। तो फिर मैंने घर में अपने बड़े भाई से कहा कि मतलब एक लड़की है जो मुझसे शादी करना चाहती बड़े है। भाई साहब से तो कहा, वो तो अलग बात है, लेकिन आपने शोभा भाभी से कब कहा, वो बताइए, वो महत्वपूर्ण है। ये भाई साहब से तो कोई भी कहेगा। ये महानगर में रहती थी, इनका घर महानगर में था जी। और मैं निशादगंज में रहता था, तो अक्सर इनके घर हमारा आना जाना था। तो हम लोग बैठ के बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते थे। तो लेकिन चर्चा करते करते मुझे ऐसा लगा कि परहैप्स दिस इज द पर्सन जो जिनके साथ अगर मैं जीवन गुजरे तो अच्छा रहे। तो मैंने एक दिन इनसे कहा कि मतलब अगर आप बुरा ना माने तो हम लोग एक दूसरे से शादी कर लें, बिकॉज आई थिंक अच्छा। यू सूट मी। तो बोली मतलब यू सूट मी का क्या मतलब है? तो हमने कहा सिंस आई सूट यू तो आई होप सिंस यू सूट मी सो आई होप आई आल्सो सूट। हाँ, मतलब शूटिंग हुई दोनों के बीच शूटिंग हुई, तो फिर शूटिंग सेटिंग हो गई, शूटिंग सेटिंग हो गई। फिर शायद फिर वो सारी चीजें फिर उसमें पंडाल में बदल गई, फिर अग्नि के फेरों में बदल गई, और आज ये नतीजा ये है कि उन्हीं दोनों का बेटा ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। हाँ 27 बरस हो गए। 27 बरस हो गए। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आप जिससे मोहब्बत करें, आपकी उससे शादी हो जाए। हम तो क्या बताएं, हम तो कुछ बोलने लायक नहीं है। हमने इतनी मोहब्बतें की, मेरी शादी किसी से नहीं हो पाई, और शादी जिससे हुई उससे बाद में अपने आप मोहब्बत हो गई। तो ये रहता है जीवन में। वैसे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे नहीं पता कि आप कविता लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लेकिन आप कविता के और साहित्य के बहुत बड़े प्रेमी हैं। आपने विपुलम नाम के कार्यक्रम की स्थापना की अब से 17 साल पहले, 16 साल पहले। तो आपके मन में विपुलम कवि सम्मेलन की शुरुआत करने का विचार कैसे आया? जहाँ मैं रहता हूँ गोमती नगर में, वो विपुल खंड है, तो बड़ी संभ्रांत कॉलोनी है, बड़ा अभिजात्य वर्ग के लोग रहते हैं। और इस समाज में बड़ी मुश्किल ये है कि जो जितना अभिजात्य है वो अपने गेट के उतना ज्यादा अंदर है, बाहर निकलता नहीं। तो शुरू में 2-3 साल मैंने यहाँ का राबा ढाबा देखा, फिर मुझे लगा कि यहाँ कुछ करना चाहिए, लोगों को घर से निकालना चाहिए। तो मेरे एक छोटे भाई जैसे मित्र हैं, कवि हैं। अच्छा तो, अच्छा। हाँ। वो मैं तो नहीं कहीं। तो चर्चा हुई, मैंने सर्वेश भाई से कहा कि मैं यहाँ कुछ शुरू करना चाहता हूँ। तो इन्होंने विपुल खंड से तत्काल विपुलम नाम दिया, और विपुलम हम लोगों ने संस्था बनाई, कुछ लाइक माइंडेड लोग मिले, और उसके बाद 17 साल हो गए लगातार हर वर्ष यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ उसके सामने एक पार्क है, विपुलम साहित्य सम्मान, विपुलम सम्मान, विपुलम विदुषी सम्मान, विपुलम युवा सम्मान। और फिर लोगों को ऐसा चस्का लगा यहाँ इसी पार्क में, बड़े बड़े लोग आए, संतोष आनंद आए, गोपाल दास नीरज आए, हरिओम पवार, असरानी, कुंवर बेचैन, बहुत बड़े बड़े लोग, सुरेंद्र शर्मा जी भी आए, अशोक चक्रधर जी भी आए, असरानी भी आए, बड़े बड़े लोग आए। वो आपको बहुत क्रेडिट मैं इसका देना चाहता हूँ भारत के साहित्यकारों की तरफ से, कवियों की तरफ से, क्योंकि विपुलम में मैं आपके साथ जुड़ा हूँ आपके छोटे भाई की तरह से, लेकिन विपुलम एक ऐसा नाम हो चुका है देश में कि लोग मुझे भी फ़ोन करते हैं, आपको भी फ़ोन करते हैं कि भाई विपुलम कब है। और विपुलम जब घोषित होता है तो सबके पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, क्या हम इस बार आएंगे कि नहीं आएंगे। यही उस कार्यक्रम की सफलता है। और आपने इसके साथ साथ जो साहित्य प्रेम है, उसके साथ साथ आपने आध्यात्म को भी बहुत अपने भीतर उतारा है। लोग आपका ये पक्ष नहीं जानते हैं कि आत्म प्रकाश मिश्र जी भीतर से बहुत आध्यात्मिक शक्ति को समाहित करने वाले व्यक्ति हैं। वो जब उनको क्रोध आता है तो अपने आप को संयमित करके क्रोध को तुरंत काबू कर देते हैं और मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं। आध्यात्म का सबसे पहला तत्व तो यही होता है कि सिर्फ प्रेम, प्रेम और प्रेम। तो मुझे लगता है कि आपका आध्यात्म के प्रति जो झुकाव है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सब लोग तो आपके प्रशंसक हैं जो सुनना चाह रहे हैं। बहुत पहले किसी जगह मैंने पढ़ा था कि जो जर्नी है लाइफ की, जर्नी ऑफ लाइफ इज नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ ग्रेसफुल डेथ। हम सब जो जीवन यात्रा में हैं, तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं एक ग्रेसफुल डेथ की तैयारी है। कि जब आप जाएं ये दुनिया छोड़ के, तो उसके बाद उसके पीछे, आपके पीछे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं,
और अगर ये सोच के इंसान अपने जीवन की यात्रा करता है तो सामान्य रूप से वो यात्रा ठीक ही होती है। बाकी जितना सब कुछ है सब दिखावा है, सब माया है, लेकिन ये बात हर क्षण याद रखने की है कि अपना जो आपका पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो सबकी जिंदगी में होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, ईश्वर ने आपको यश दिया, ईश्वर ने आपको धन दिया, ईश्वर ने आपको अच्छा परिवार दिया, ईश्वर ने सर्वेश अस्थाना जैसे छोटे भाई दिए, ईश्वर ने बहुत अच्छा सामाजिक दायरा दिया, तो फिर अब ये आपका धर्म और कर्तव्य है कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी कुछ ना कुछ करें। तो वो हर व्यक्ति का व्यक्तिगत यात्रा है, वो हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर आध्यात्म शब्द ही है अधिक से अधिक आत्म को पहचानना, अपने आप हमें तो नाम ही दे दिया गया आत्म प्रकाश। आत्म प्रकाशी आप जिसके भीतर आत्म का प्रकाश है वो तो आध्यात्म का, ये उर्दू में आध्यात्म को तसव्वुफ कहते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक इनका तत्व है वो तो एक अलग है, जिससे इनके अंदर शक्ति उत्सर्जित होती है और शक्ति संग्रहित होती है और शक्ति जो है चारों तरफ उस कार्य को करती है, जिससे हम इनसे प्रभावित होते हैं। हम आपके पास फिर उसी तरफ लौट रहे हैं कि आप अपने प्रोफेशन में हैं, आप आवाज की दुनिया के राजकुमार हैं। मैं तो ये कहूँगा राजकुमार इसलिए कहूँगा कि भाई मेरी उम्र कम है, आप मेरे भाई हैं। अगर मैं आपको बादशाह कह दूंगा तो आप बूढ़े महसूस होंगे और फिर मैं खुद भी बड़ी उम्र का महसूस होने लगूंगा। आप आवाज की दुनिया के राजकुमार हैं। जब पहली बार आपने अपनी आवाज को प्रसारित किया, जो पूरी जनता ने सुना होगा, वो कौन सा इंसिडेंट था, वो कौन सी घटना थी, वो कौन सा आयोजन था जब आपकी आवाज प्रसारित हुई? जहाँ मैंने बात की थी आकाशवाणी की, तो वहां पर मैं जॉब जो मैंने की ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव की, उसके पहले वहां पर आकस्मिक उद्घोषक नाम का भी एक शख्स हुआ करता था, यानी कि एक काम हुआ करता था, कैजुअल अनाउंसर। वहां पर मेरे मित्रों ने मुझे अप्लाई करवाया, वहां मैं गया, तो जो मैंने अनाउंसमेंट्स किए उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मतलब मेरा होगा कि नहीं होगा। तो मैंने पता करने की कोशिश की, तो वहां के अधिकारियों ने मुझसे कहा, तब मेरी उम्र बहुत कम थी, मेरा ख्याल 20 साल से भी कम, 19-20 साल। तो वहां के अधिकारियों ने, तत्कालीन अधिकारियों ने मुझसे कहा कि आप जाओ आराम से बेटा, आराम करो, बस। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, मुस्कुराए, आराम करो। तब मुझे नहीं पता था कि मेरे पास भगवान ने मुझे कुछ दे के भेजा है। मैंने उस लिस्ट में टॉप किया था और आकस्मिक उद्घोषक, फिर मैं आकस्मिक समाचार वाचक बना, न्यूज रीडर। मैंने आपके द्वारा समाचार सुने भी हैं। जगदेव पंडित जी उस समय थे, अभी भी हैं, जीवित हैं, लेकिन 1988 में वो रिटायर हो गए थे। तो मैंने समाचार वाचन किया, उद्घोषणाएं की, और भगवान की कृपा से बहुत प्रशंसा मुझे मिली। तो मैं ईश्वर को बार बार धन्यवाद देता हूँ। कहते हैं ऐसा कि जिसकी वाणी जो लोगों को संबोधित कर सके, क्या कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। तो आपकी आवाज में वो कशिश तो है ही कि दूसरों को आप शीतल करते हैं। आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले, आवाज की वजह से मिले, प्रसारण की वजह से मिले। मैं भी कुछ उसका गवाह हूँ, आपको लेते हुए मैंने सम्मान देखा, पुरस्कार लेते देखा। आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई सम्मान मिले, लेकिन चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश से विशेष प्रेम है, तो मैं उस पुरस्कार की बात करूंगा, यश भारती की। यश भारती आपको मिला सन 2016 में। जब आपको यश भारती के बारे में बताया गया होगा, जो पहली सूचना होती है, जब मंच पर हम लेते हैं तब तो वो एक आयोजन होता है, हमें पहले से पता होता है, हम उसके लिए सजते संवरते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन जब हमें सूचना मिलती है तो हमें बिल्कुल पता नहीं होता है, वो एक अचानक कुछ होता है। तो आप उस लम्हे को हमसे शेयर करिए प्लीज। लगभग 4 बरस पुरानी बात है, और मैं अपने फार्म हाउस पे था, यहीं लखनऊ के पास, करीब 30 किलोमीटर दूर मेरा फार्म है। मैं अपनी पत्नी के साथ वहाँ गया था, दिवाली दशहरे के आसपास। अपनी पत्नी व्यक्तिगत। अच्छा, अगर सिर्फ आप पत्नी कहें तो क्या शोभा भाभी बुरा मान जाएंगे? ये अपनी पत्नी क्यों कहा जा रहा है? यानी क्या लोग कहते हैं ना कि अजब शख्स है, अजब शख्स है, पत्नी पर फिदा है, वो भी अपनी पर फिदा है, अपनी पे फिदा है। और आश्चर्य है कि अपनी पे फिदा, ये प्रदीप चौबे के बन गया है। तो मैं शोभा जी के साथ फार्म पर था, और वहां पर संस्कृति सचिव जो तत्कालीन थे, डॉक्टर हरिओम, उनका फोन आया मेरे मोबाइल पर। उन्होंने कहा कि मैं हंसे बहुत जोर से, बोले कि मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप यश भारती सम्मान आपको दिया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए मुझे मतलब मैं ये फैक्ट है कि मैं थोड़ी देर लगा उसको सिंक इन करने, स्टंट टाइप का। हाँ, मतलब वो खबर मैं उसको आत्मसात कर पाऊं।
फिर मैंने शोभा की तरफ देखा, मेरी भाव भंगिमा से इनको भी लगा कि कोई बड़ी खबर है, तो मैंने इन्हें बताया कि मैं यश भारती के लिए मुझे चुना गया। फिर मैंने दूसरा फोन अपने भाई साहब को दिल्ली में किया, कर्नल साहब को, भैया को, और फिर उसके बाद फिर सूचना, फिर वो 53 लोगों की लिस्ट जिसमें आप भी थे। अच्छा, 53 लोगों की लिस्ट, मूल लिस्ट हम चाहते थे कि आप ये बताइए, जो बाद में ऐड ऑन हुए उनकी बात छोड़िए। 53 लिस्ट जो मौलिक मूल लिस्ट थी, सूची, उसमें आप भी थे, हम भी थे। और फिर वो लिस्ट जल्दी ही मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर प्रेस में चली गई, और उस क्षण से, उस मूवमेंट से, लगभग उसके 1 घंटे बाद से अगले दिन सुबह तक लगभग वक्फा रहा होगा 18 से 16-15 घंटे का। जितने फोन मेरे पास उस वक्त में आए हैं, वो इतने कम समय में इतने अधिक फोन मैंने अपने जीवन में दोबारा नहीं अटेंड किए। जब संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला तब भी फोन आए, लेकिन इतने नहीं आए थे जितने। देखिए क्या है, यश भारती और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में दोनों में बहुत अंतर था। जब आपको यश भारती मिला तो आपको वो भी प्रदेश स्तर का, ये भी प्रदेश स्तर का, लेकिन संगीत नाटक अकादमी एक क्षेत्र विशेष में योगदान के लिए है, लेकिन यश भारती आपके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए होता है। तो निश्चित तौर पर उस पर आपको स्फुरण होना ही था। वो स्फुरण बहुत ज़बरदस्त होता है जब कोई बड़ी खबर मिलती है। आपको बहुत सारे सम्मान मिले, उनकी गिनती यहाँ पर कराना क्या फायदा है गिनती कराने से। हम ये चाहते हैं कि आप चाहते क्या है, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताइए, आप दूरदर्शन में प्रोड्यूसर रहे, आपने हजारों प्रोग्राम बनाए, आपने विज्ञान और आध्यात्म को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम बनाया जो बहुत ही लोकप्रिय था। थोड़ा सा उसके बारे में, फिर मैं उसके बाद आपसे एक दूसरे प्रोग्राम के बारे में बात करूँगा। विज्ञान से ध्यान की ओर, उस प्रोग्राम का नाम है विज्ञान से ध्यान की ओर। तब उस समय, ये बात 2014 की है, तब उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी, तत्कालीन यूपीए सरकार थी। और दुखद है कुछ बातों का करना, ये बातें करना कि किस तरीके से हमारे आध्यात्म को, हमारे योग को, उसका मखौल उड़ाया जाता था। जब योग की बात होती थी, आध्यात्म की बात होती थी, तो लोग मखौल उड़ाते थे। तो हमने मन में तो था कि हमें कार्यक्रम बनाएंगे, रूपरेखा बननी शुरू हो गई थी। 2014 में उसका लोकार्पण हम लोगों ने किया। तब राम नाइक जी ने उसका लोकार्पण किया था। 11 एपिसोड का सीरियल है, विज्ञान से ध्यान की ओर, यूट्यूब पर है। और वो इस बात से आदमी को जोड़ता है कि माइंडफुलनेस, जो विदेशों में कहते हैं माइंडफुलनेस, यानी कि आज यूएस नेवी सील भी जब किसी ऑपरेशन पे जाती है, उसके पहले थोड़ी देर ध्यान करती है। वो ध्यान क्या है, ध्यान किसको कहां से जोड़ता है, ध्यान कैसे आपको एक दूसरी दुनिया से जोड़ता है, कैसे आपको वायुमंडल के साथ, कैसे आपको पूरे कॉस्मोस के साथ जोड़ देता है। आप क्या हैं और कॉस्मोस क्या है। जी जी जी। तो इस पर बहुत अच्छा आपने बनाया था। मैंने उसके 11 एपिसोड देखे। मुझे लगता है कि वो बनाना भी कठिन था और बनाना बहुत ज़रूरी था। YouTube के माध्यम से वो बहुत देखा जा रहा है, लेकिन ये था एक वर्ग विशेष के लिए। मुझे लगता है कि एक वर्ग विशेष के लिए था। सबकी रुचि आध्यात्म की तरफ नहीं होती है, लेकिन सबकी रुचि मनोरंजन की तरफ होती है। हर व्यक्ति मनोरंजन करना चाहता है किसी न किसी माध्यम से। आपने दूरदर्शन पर वंस मोर नाम का एक प्रोग्राम जो शुरू कराया, वो बहुत अद्भुत कार्यक्रम रहा। वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, खास करके उसके बाद साहित्यिक तबके में, पूरे भारत के साहित्यिक तबके में आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पेक्टेबल पहचान बनी। तो उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा जिक्र कीजिए। नहीं, 32 साल जो यात्रा हुई पूरी, जिसमें आकाशवाणी के 11 साल और 22 साल दूरदर्शन के हैं। तो दूरदर्शन में तरह तरह के कार्यक्रम बनाए, जैसे विज्ञान से ध्यान की ओर का जिक्र आपने किया। उसके बाद अवाम की आवाज बनाया। अवाम की आवाज में सीधे हम मंत्री से अपने स्टूडियो में बैठाते थे और बात करते थे, लोगों से उनकी समस्याओं को हल करते थे। बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ 2006 से 2009 के बीच। उसके बाद बोले यूपी, तमाम सीरीज। फिर जब काफी टाइम हुआ तो एक बार फिर वही बात हुई कि कुछ कवियों पर आधारित कुछ नए रूप रंग में एक कोई रियलिटी शो शुरू करें। तो वंस मोर शुरू हुआ। और वंस मोर रूपरेखा, मैं आपसे बताऊं कि वो रूपरेखा भी बनी थी यहीं इसी घर में बैठकर, और इसी छोटे भाई जिनका नाम सर्वेश है, इनके साथ। तो ये सोचता रहा कि क्या नाम दिया जाए। तो जैसे विपुलम नाम इन्होंने दिया था, वैसे ही वंस मोर नाम देने का श्रेय भी इन्हीं को, सर्वेश जी को जाता है। तो वंस मोर, मुझे तो लग रहा है कि ये इंटरव्यू मेरी तारीफ के लिए मैं करवा रहा हूँ। नहीं, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे साथी चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे शुभचिंतक चाहिए होते हैं जो आपको सही समय पर सही राय दे सके।
तो ऐसे ही शुभचिंतक और मित्र जो होते हैं जी। उसी में आपका शुमार है। तो वंस मोर नाम आपसे लेने के बाद फिर उसके बाद हम लोगों ने उसकी रूपरेखा बनाई और प्रदेश के सभी कवियों को, अधिकांश बड़े कवियों को, शायरों को हमने बुलाया। स्टूडियो बेस्ड प्रोग्राम था, बहुत ग्लिटरिंग शानदार सेट था, बहुत बढ़िया लाइट्स थी, बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम था और 52 कड़ियां हमने बनाई। और ऐसा पूरे देश में शायद किसी दूरदर्शन केंद्र में क्षेत्रीय स्तर पर ये काम नहीं हुआ। तो इस काम को बहुत सराहा गया। डीडी भारती पर जो राष्ट्रीय चैनल है उस पर भी हमारी कड़ियां अभी भी वंस मोर की चलती है। डीडी भारती तो अंतरराष्ट्रीय चैनल है, मैंने अमेरिका में डीडी भारती देखा था। तो वंस मोर उस पर भी चलता है। तो वंस मोर बनाने वाले आत्म प्रकाश मिश्र जी, आध्यात्म पर सीरियल बनाने वाले हमारे आत्म प्रकाश मिश्र जी, विपुलम की स्थापना करने वाले आत्म प्रकाश मिश्र जी, और आवाज के माध्यम से चाहे वो परेड हो 26 जनवरी की या तमाम और आयोजन हो, उनका लाइव टेलीकास्ट करने वाले। हाँ, इसी में याद आया कि आप कई वर्षों से कृष्ण जन्माष्टमी का आप सीधा प्रसारण करते हैं, अपनी आवाज देते हैं। और मथुरा में मेरी बड़ी बहन रहती है, वो उस आवाज की बड़ी मुरीद है। उनको ये नहीं पता कि आप और हम एक दूसरे से परिचित हैं। 20 वर्ष हो गए सर्वेश, 20 वर्ष हो गए। भगवान कृष्ण की बहुत कृपा है। 20 वर्ष लगातार श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा से रात में 11:30 बजे शुरू होता है लाइव टेलीकास्ट और लगभग 1 बजे तक चलता है। मेरी आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण के चल विग्रह लाए जाते हैं, उसके बाद उनका षोडशोपचार तरीके से पूजन होता है और पंचगव्य से उनको उनका नहलाया जाता है। वो अद्भुत क्षण होता है। 20 साल हो गए और बहुत रोमांचित होता हूँ। और जितना वो टेलीकास्ट मेरा देखा सुना गया है उतना कोई और टेलीकास्ट शायद ही देखा सुना गया। तो देखिए, एक ऐसी शख्सियत जो मनोरंजन के लिए काम करती है, जो विज्ञान और अध्यात्म के लिए काम करती है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के लाइव टेलीकास्ट पर यानी कि धार्मिक चीज़ों पर कार्य करती है, उसके साथ साथ समाज की उन तमाम चीज़ों में अपना सहयोग करती है वो शख्सियत। चाहे वो किसी मुसीबत के समय ज़रूरतमंदों की मदद हो या किसी गरीब कवि को आर्थिक सहायता की ज़रूरत हो, ये सब आत्म प्रकाश जी करते हैं। उनसे बातें करने के लिए हमें 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी कम हैं, लेकिन हम अब उत्तरार्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग 90% बात हम आज की हम कर चुके हैं, 10% हम और उनसे करेंगे। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा अपने परिवार के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब कोई बड़ी शख्सियत होती है तो उसके दर्शक जो होते हैं, उसके जो प्रशंसक होते हैं, वो उसके भीतर झांकना चाहते हैं। इनके घर में कौन है, इनके पिताजी क्या करते थे, इनके भाई लोग क्या हैं, बहन क्या हैं। तो थोड़ा सा परिवार के बारे में आप ज़रूर बताइए। 6 भाई बहन हैं हम लोग और हमारे पिताजी अध्यापक रहे और माताजी गृहिणी थी और माताजी ने ही 6 भाई बहनों को बहुत सख्त अनुशासन में पाला, उनको बड़ा किया। और यही वजह है कि 6 अपनी अपनी जगह पर वेल सेटल्ड हैं। 2 भाई बाहर हैं, बहनें एक बहन यहाँ है और 2 बहनें बाहर हैं। लेकिन मैं सबसे छोटा हूँ, बाकी 5 मुझसे बड़े हैं। सबने अपने जीवन में काफ़ी कुछ यश भी कमाया है। सब अपने अपनी फील्ड के माहिर लोग हैं, अब उनके बारे में क्या बताऊं, लेकिन सब अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं और सब अपने फन के बहुत जबरदस्त उस्ताद हैं। सबने अलग अलग तरह से अपनी भूमिका इस जीवन में निभाई है। संभवतः सिर्फ इस वजह से कि पिताजी उस जमाने में, मतलब सबसे छोटा मैं हूँ और मैं 53 साल का हूँ, तो आप सोचिए कि किस वक्त पर परवरिश हम 6 भाई बहनों की हुई रही होगी। तो पिताजी सिंगल अर्नर थे, घर में अकेले उन्हीं के पास वेतन उनको मिलता था। और वो समय था जब ये आधुनिक समय नहीं था, तब वो ननिहाल के ददिहाल के तमाम लोग घर में आपके आते थे, रहते थे और साथ रहकर पढ़ते थे। तो मेरे ननिहाल के, मेरे ददिहाल के, मेरे बड़े भाई बहन कई, उस समय में 6 भाई बहन हम और 2-3-4 अन्य भाई बहन, चचेरे ममेरे, वो सब साथ रह के हम लोग पढ़ते लिखते थे। पिताजी का क्या अद्भुत वातावरण रहा होगा, बहुत अद्भुत वातावरण रहा होगा। तो लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो गगन और विनायक 2 हैं आपके परिवार में, आप उनको थोड़ा छोड़ रहे हैं बोलने में, आप उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। नहीं, 2 बेटे हैं और दोनों बहुत अच्छे हैं। छोटा है क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रहा है और बड़ा बेटा है, उसका नाम गगन है, वो कलिंग विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट है, BA LLB उसने किया वहां से और अभी हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, यही लखनऊ में रहता है। अब थोड़ा सा भाभी के बारे में, भाई आप खाली शादी कर ला, उसके बाद तो आप बता नहीं रहे हो कि भाभी कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब इन्हीं की माया है। ये बढ़िया जो टी-शर्ट मैंने पहनी है, ये इन्होंने मुझे गिफ्ट की है। ये जो घर आप देख रहे हैं ठीक ठाक, वो इन्हीं का सजाया हुआ है, इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है। शोभा जी जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं,
नवयुग गर्ल्स पीजी कॉलेज में, और ईश्वर की बहुत कृपा है। चलिए, मैं इस आज के साक्षात्कार को यहाँ पर रोकने की कोशिश करूँगा। हालांकि मन तो मेरा नहीं है रोकने का, मन कर रहा है कि भाई साहब से और बहुत देर तक बात करते रहें, लेकिन हम चलते चलते ये कहेंगे, युवा जो कवि हैं वो आपसे बहुत जुड़े हैं, और मैं भी जब बात करता हूँ तो आपकी चर्चा करते हैं। आप कोई एक संदेश जरूर दीजिए हमारे युवा कवियों के लिए। इसलिए भी जरूरी है, देखो लॉकडाउन आजकल चल रहा है, तो लॉकडाउन में वंस मोर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग आए। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था तब, जबकि देश रुका है, दुनिया रुकी है, जहाज रुका है, ट्रेन रुका है, सब कुछ रुका हुआ है। ऐसे मौके पर जब ये हुआ वर्क फ्रॉम होम करो, तो अब बाहर निकलो तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। तो हम लोगों ने कुछ ये कॉन्सेप्ट हमने सोचा कि कुछ ऐसा करें कि देश भर के कवियों को जोड़ें। तो वंस मोर जो 52 एपिसोड बंद हो चुका था, उसको फिर लॉकडाउन में शुरू किया, और देश भर के कवियों से हमने उनसे कहा कि आप अपनी अपनी कविताएं फोन पे रिकॉर्ड करिए, हमको भेजिए, हम उसे यहाँ कंपाइल करेंगे। तो हमने सोचा आप कंपाइल कैसे करें, तो हमने जो वर्तमान स्थितियां हैं कंपेयरिंग उससे करते हुए और वो कविताएं और शायरी लेते हुए जो प्रोग्राम करना शुरू किया, भगवान की कृपा से खुद देखा जा रहा है। इसी प्रोग्राम में हमने यंगस्टर्स जो है, जो युवा वर्ग है, उसको काफी अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि युवा साहित्य की तरफ आकर्षित हो, ये बहुत जरूरी है। आत्म प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत धन्यवाद सर्वेश जी, आपने बहुत विस्तार से बातचीत की, और उन सब दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो सर्वेश जी के चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम देख रहे हैं। इनके साथ जुड़ना बहुत सौभाग्य की बात है। ये स्माइल मैन ऐसे ही स्माइल करते रहें और आप सबको स्माइल करवाते रहें, इसी शुभकामना के साथ बहुत धन्यवाद।